हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी में हम पढ़ रहे थे पद के भेद। तो हम पद के भेद जो टॉपिक था उसमें हम आपको सीरियल वाइज क्लासेस दे रहे हैं। बहुत सारी क्लासेस हम दिए आपको, जो जैसे कि पद के भेद में हम पढ़े विकारी शब्द, अविकारी शब्द, उसके बाद संज्ञा पढ़े, संज्ञा को बहुत डिटेल से पढ़े। और संज्ञा जो पढ़े उसमें हम 3 पॉइंट पढ़े। पहला था लिंग, दूसरा था वचन और तीसरा था कारक। लास्ट क्लास हमारी कारक की थी। आज दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और संज्ञा से रिलेटिव भी है। तो जैसे कि आज इस क्लास को पढ़ने से पहले हम चलेंगे इसके पहले वाली क्लास में। इसके पहले वाली क्लास में नहीं, हम चलेंगे पद के भेद में। जैसे कि हम पद के भेद पढ़े थे, तो पद कितने प्रकार के थे? तो पहला था विकारी, दूसरा था अविकारी। विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न होता हो, अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न न होता हो। विकार उत्पन्न का मतलब परिवर्तन ना होता हो। इतना तो हम पढ़े थे, ठीक है। तब उसमें हम पढ़े थे जिसमें विकार उत्पन्न हो रहा था, तो वो कितने पद थे? 4 पद थे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 पद क्या थे जिसमें विकार उत्पन्न हो रहा था, जिसे हम विकारी शब्द कह रहे थे। तो उसमें हम पहला शब्द लिए थे संज्ञा। संज्ञा जब हम पढ़े, संज्ञा की डिफिनीशन मतलब परिभाषा पढ़े, संज्ञा के प्रकार पढ़े। और उसमें हम जब आपको विकारी शब्द पढ़ा रहे थे, तो हम कह रहे थे कि विकारी शब्द वे होते हैं जिसपे लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले 4 पद, उसमें तो 4 पद हम जान गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये जो 4 पद है, इन्हीं में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है। तो पहला पद हम पढ़े थे संज्ञा। संज्ञा में हम पढ़े थे संज्ञा के बारे में, उसको कहते किसको है संज्ञा। फिर हम पढ़े थे प्रकार, जो 5 प्रकार की संज्ञा थी उनको पढ़े थे। फिर उसके बाद हम देखे थे कैसे संज्ञा में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। तो पहले उसमें 3 पॉइंट पढ़े, लिंग, वचन और कारक, ठीक है। हमारा लास्ट क्लास कारक का था। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सर्वनाम। संज्ञा के पास बाद आता है सर्वनाम। तो आज इस क्लास में हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। इस क्लास में हम देखेंगे सर्वनाम कहते किसको है, सर्वनाम का प्रयोग क्या है, सर्वनाम के प्रकार क्या है। तो थोड़ा सर्वनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा टफ भी है, इसलिए आपको ध्यान से आज इस क्लास को देखना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लास की लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेट्स बिगिन। जैसे कि सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या होता है, तो डिफिनीशन आप समझिए। सर्वनाम कहते किसको है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ये तो एक डिफिनीशन थी। आप सर्वनाम को ऐसे समझिए कि संज्ञा की जो पुनरावृत्ति होती है उसको रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और जब संज्ञा की पुनरावृत्ति वाक्य में हम रोक लेते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है, और भी ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है, और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। तो हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और वाक्य को और भी अच्छा और भी सुंदर बनाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अभी आप सोच रहे होंगे सर्वनाम है क्या, सर्वनाम तो आप पढ़े नहीं इसलिए आप जान नहीं पा रहे हैं। तो आप आज की क्लास में देखेंगे कि कैसे संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, कैसे वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है और कैसे संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। तो एक कहानी के माध्यम से देखेंगे, जो कि कहानी यहाँ पर नहीं लिखी है। जैसे आप कहानी देख रहे होंगे, जैसे एक जंगल में शेर रहता था। एक जंगल में शेर रहता था। शेर बहुत बड़ा और डरावना था। शेर प्रतिदिन जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। शेर रोज कुछ न कुछ शिकार करके अपने खाने के लिए जो भी जानवर लाता था वो खाता था, ठीक है। ऐसे कहानी आप बना सकते हैं। फिर शेर दूसरे दिन ऐसे क्रमशः शेर जंगल में शिकार करने जाता था और शिकार करके अपने लिए भोजन लेकर आता था, उसके बाद खाता था। अपने लिए भोजन लेकर आता था, खाता था। तो आप यहाँ पर देखिए, बार बार हम शेर का जिक्र कर रहे हैं। शेर क्या है? शेर एक नाउन है। जैसा कि नाउन नहीं, शेर एक संज्ञा है। संज्ञा पढ़ रहे हैं ना, तो शेर क्या है? शेर संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार हम शेर शेर कह रहे हैं। तो जो शेर शेर हम कह रहे हो तो संज्ञा है, और बार बार हम उस संज्ञा का जब प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें देखिए वाक्य की सुंदरता भी नहीं बढ़ रही है, और बार बार प्रयोग करने से वाक्य अटपटा भी लग रहा है। जैसे अगर हम ऐसे कहें इस कहानी को कि एक जंगल में एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन अपने लिए शिकार करने जंगल में जाता था। वह बहुत डरावना और बड़ा था।
वह रोज शिकार करके जंगल से आता था, अपने लिए भोजन लाता था। तो आप देख रहे हैं वह करके क्या आया, जो वह शब्द आया वो किसके लिए आया, वो शेर के लिए आया। शेर क्या है, शेर संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर हम वह यूज कर रहे हैं, वह प्रयोग कर रहे हैं, तो वह क्या है, वह सर्वनाम है। ठीक है, आज की क्लास में सर्वनाम बहुत प्रकार के होते हैं, सबको हम पढ़ेंगे, सबकी डिफिनीशन भी जानेंगे। लेकिन एक कहानी के माध्यम से हम आपको इतना बताना चाहते थे कि कैसे हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, कैसे संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं और वाक्य को और भी सुंदर बनाते हैं। तो आज इस क्लास में यही सब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा की डिफिनीशन सर्वनाम की परिभाषा आप जान गए, तो हम चलते हैं सीधा सर्वनाम के प्रकार से। आई होप आपके समझ में आया हो सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब कि बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है और वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है। तो एक एग्जाम्पल, एक कहानी की मदद से हम आपको बताएं। तो देखिए आज इस क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे कि संज्ञा के सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम जो है, सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन सर्वनाम के प्रकार। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे दो, मेन दो ही हैं। उसके अंतर्गत हमें बहुत सारे प्रकार को पढ़ना है। देखिए सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के भेद आप कह सकते हैं, कितने हैं, तो मेन दो हैं। पहला है रूप या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। देखिए जो ये प्रयोग या व्याकरण के आधार पर ये जो कितने हैं यहाँ पर, यहाँ पर दो होगा और यहाँ पर 6 होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रयोग एवं व्याकरण के आधार पर ये जो 6 सर्वनाम है, इसी को हम पढ़ते हैं और इसी से क्वेश्चन आते हैं हमारे परीक्षा में। तो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यही सब पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें तो सब कुछ जानना है, ताकि चाहे जहाँ से पूछ ले आयु, चाहे जहाँ से पूछ ले, हम सब कुछ बता दे। और हमें जानना भी तो अच्छे से है, डीपली जानना भी तो है कैसे सर्वनाम होता है। हम एक बार डीपली जान जाए, उसके बाद शॉर्टकट तो अपने मन से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सर्वनाम के मेन दो प्रकार हैं, पहला रूप या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। रूप या उत्पत्ति के आधार पर भी सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौलिक या मूल सर्वनाम और दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम। मौलिक या मूल सर्वनाम का मतलब होता है जो मूल, जिसमें कोई भी परिवर्तन न हो, जो मूल हो। और यौगिक सर्वनाम वो होता है जो मिलकर, योग मतलब होता है जोड़, दो चीजों से या दो सर्वनाम से मिलकर एक सर्वनाम बनता है, उसी को हम कहते हैं यौगिक सर्वनाम। देखिए अभी और समझ पाएंगे हम। मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो मौलिक सर्वनाम 11 होते हैं और मूल जो यौगिक सर्वनाम होते हैं वो बहुत होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है। यौगिक सर्वनाम किसके आधार पर बने होते हैं, तो लिंग, वचन, कारक के और काल के आधार पर बने होते हैं। कौन कौन, यौगिक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। और जो मूल सर्वनाम होता है वो किसी दो शब्दों से मिलकर नहीं बनता, वो किसी लिंग, वचन या कारक, काल के आधार पर नहीं बनता, वो स्वतंत्र होता है। मूल का मतलब ही होता है स्वतंत्र। ठीक है, मूल का मतलब होता है जड़, उसके बाद सारे सर्वनाम निकलते हैं। तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, और यौगिक सर्वनाम बहुत सारे होते हैं। किसके आधार पर बने, पूछेगा कि यौगिक सर्वनाम किसके आधार पर बने होते हैं, तो आप कहेंगे लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर यौगिक सर्वनाम बने होते हैं। तो यहाँ पर हम अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रयोग एवं व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद। प्रयोग एवं व्याकरण के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम होते हैं प्रयोग एवं व्याकरण के आधार पर, जिसे हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछते हैं। तो आई होप आपको याद हो गया होगा व्याकरण के जो 6 प्रकार हैं, व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के जो 6 प्रकार है। देखिए जो यौगिक सर्वनाम है,
यहाँ पर हम आपको बताएं कि किसके आधार पर बने होते हैं, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे बने होते हैं, जैसे मैं जो आप देख रहे हैं एक कौन सा सर्वनाम है, मूल सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे कैसे बनता है, लिंग, वचन, कारक के आधार पर यौगिक सर्वनाम कैसे बनता है। जैसे मैं अगर बहुवचन, लिंग, वचन, वचन में एक वचन बहुवचन जो कि हम बता चुके हैं, तो वचन आप देखेंगे कि मैं का बहुवचन, बहुवचन के आधार पर कैसे बनता है, तो मैं का होता है हम, मैं का बहुवचन होता है हम। तो यहाँ पर देखिए मैं मूल मूल था, मूल सर्वनाम था, यौगिक सर्वनाम बना बहुवचन के आधार पर हम। अगर उसमें को कारक चिन्ह जोड़ दिए तो मैं का कारक चिन्ह जोड़ने पर कैसे उसका सर्वनाम बन जाएगा, मुझको। अगर उसमें ने संबंध कारक जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, मैंने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारे। ये सब क्या है, सर्वनाम है। कैसे बना, लिंग, वचन, कारक के आधार पर बना। जैसे लिंग वचन आप देख रहे हैं, तो मैं का वचन अगर चेंज कर दें तो हम हो जाएगा। हम क्या है, एक सर्वनाम है। अगर उसमें को कारक चिन्ह जोड़ दिए तो मैं का जो कारक चिन्ह जोड़ने पर कैसे परिवर्तन होगा, तो मुझको होगा। देखिए अगर इसको हम जब पढ़ेंगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक एक करके एग्जाम्पल में सीखेंगे कैसे वो उसका, मुझका, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी हो रहा है। ठीक है, यहाँ बस आप इतना जानिए। जैसे वह क्या है, मूल सर्वनाम है, वह क्या है, मूल सर्वनाम है। और वह लिंग, वचन, कारक के अनुसार कैसे परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन मतलब कैसे उसमें उसके आधार पर बन रहा है, किसके, लिंग, वचन और कारक और काल के आधार पर। देखिए वह का उसे, संबंध कारक, उसका, कारक चिन्ह का जोड़ दिया गया। उसके बाद उसकी, उनका। देखिए वह का अगर पूछेगा तो ये अलग अलग है, सब अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड करके पढ़ते हैं। बस आप यहाँ पर जानिए कैसे जो मूल सर्वनाम है उसमें कैसे लिंग, वचन, कारक के अनुसार हम यौगिक सर्वनाम बनाते हैं। इतना तो आप जान गए होंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जो व्याकरण के आधार पर पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम है उनको। और इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो यहाँ आप पुरुष से ये मत समझिए कि बस पुरुष की या मेल की बात की जा रही है। यहाँ पुरुष का मतलब आप प्राणी समझ के चलिए, प्राणी समझ के चलेंगे तभी आप समझ पाएंगे। देखिए कैसे, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए हो उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाए, कुल मिला जुला के किसी प्राणी के लिए किया जाए, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आई होप आपके समझ में आया हो। जैसे कौन कौन से होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, तुम, आप, यह, वह। ये जो 5 सर्वनाम है इसे ही हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि मूल सर्वनाम और जो यौगिक सर्वनाम है, इस सब जो इतने सर्वनाम है, इसी सर्वनाम को हम पढ़ेंगे किसमें, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, मैं, तुम, मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ये सब कौन सा सर्वनाम है, मूल सर्वनाम, और उसी में हम पढ़ेंगे। तो उसी में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम देखिए, एग्जाम पेपर में, परीक्षा में कैसे प्रश्न देता है, आपको वो दे देगा उदाहरण, और उसमें पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, ऐसे देखा। तो आप अगर अच्छे से सबके बारे में जान जाएंगे तो आप सर्वनाम को तुरंत पहचान जाएंगे। तो सर्वनाम बहुत कठिन नहीं है, बस समझना है। अगर आप समझ लिए तो बहुत ही इजी है। तो देखिए, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो मैं की जब बात कर रहा है तो मैं कल बाजार जाऊंगा, इस उदाहरण से, इस वाक्य से आपका क्या भाव स्पष्ट हो रहा है कि किसी प्राणी की बात कर रहा। मैं के पीछे कोई दीवार, घर, कोई वस्तु या कोई मकान नहीं है। मैं के पीछे किसी प्राणी की बात कर रहा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जो बाजार जा सकता है और सामान को ला सकता है। तो कौन कर सकता है, प्राणी ही कर सकता है, उसमें चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ठीक है, तो यहाँ मैं शब्द अगर आप देखें तो इससे आप पता चल जाएगा कि इस मैं के पीछे किसी प्राणी की बात कर रहा है। तो कौन सा मैं क्या है, मैं या तो पुरुष होगा या तो स्त्री। ठीक है,
तो मैं शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, आप सोनम से बात क्यों नहीं करते? अब जब आप कहा जा रहा है, आप सोनम से बात क्यों नहीं करते, तो क्या कोई वस्तु किसी सोनम से बात करेगी, या कोई मकान किसी सोनम से बात करेगी, या कोई पेन मारकर सोनम से बात करेगी? नहीं। क्यों? कौन बात करेगा? तो कोई प्राणी बात करेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो इस आप शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपकी बात कर रहा है तो मतलब किसी प्राणी की बात कर रहा है, पुरुष या स्त्री कोई भी हो उसकी बात कर रहा है, इसलिए आप क्या हो गया? आप हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे दिया रहता है परीक्षा में, ऐसे ही आपको दे देगा एग्जाम्पल, और उसमें पूछेगा कि इसमें बताओ कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप जान गए। अब आगे चलते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आप जान गए, किसे कहते हैं एग्जाम्पल से भी समझ गए, लेकिन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं, तुम, तू, आप, यह, वह, ये जो है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्ति के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है। देखिए, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम पूछते हैं, कहते हैं ना पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुष पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष से आप यहाँ प्राणी समझिए, प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे पर्सन, पुरुष का मतलब होता है पर्सन या व्यक्ति। ठीक है, तो पर्सन पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक उसी प्रकार हम हिंदी में पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम तो 3 होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष कहते हैं वक्ता, जो बोलता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। आप क्या है? मध्यम पुरुष, मतलब आप श्रोता हैं, आप सुन रहे हैं। और जिसके बारे में बात की जा रही है, हम दोनों मिल करके जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकेंड पर्सन, और हम आप मिलकर जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। ठीक उसी प्रकार ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुष है, कितने होते हैं? 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो बोल रहा हो, मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो सुन रहा हो, और अन्य पुरुष उसे कहते हैं कि हम और आप मिलकर जो जिस किसी के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन किसी के विषय में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष हो जाएगा। मैं क्या हो जाऊंगी? उत्तम पुरुष, आप क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। ठीक है, तो देखिए, उत्तम पुरुष वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता, अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जा रही हो। तो उत्तम पुरुष कौन कौन सा सर्वनाम होता है? मैं। और मध्यम पुरुष कौन सा सर्वनाम होता है? तू, तुम या आप। अन्य पुरुष कौन कौन सा सर्वनाम होता है? यह, वह। देखिए, यहाँ पर हम दिए थे मैं, तुम, तू, आप, यह, वह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपसे पूछेगा कि कौन सा पुरुष है, तो अगर मैं कहती मैं उत्तम पुरुष, और तू, तुम, आप मध्यम पुरुष, यह, वह अन्य पुरुष है। देखिए कैसे एक ही वाक्य में आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैंने आपको बताया था कि वह घर नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया था कि वह घर नहीं जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में देता है और पूछता है कि इसमें कौन मध्यम पुरुष है, कौन उत्तम पुरुष है, कौन अन्य पुरुष है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको, फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष हो गया, मैं उत्तम पुरुष, और आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष, और वह क्या हो गया? जिसके विषय में बात की जा रही है वह क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष, आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष, आपको क्या हो गया? मध्यम पुरुष, वह क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, तुरंत समझ जाएंगे आप अगर अच्छे से पुरुष पढ़ेंगे तो। अगर आप अच्छे से पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, तुरंत बता लेंगे। अब देखिए दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, देखिए अगर हम हिंदी में किसी चीज की डिफिनीशन दी जाती है कि इसके बारे में बताइए, तो आप बस उसका नाम देख लेंगे तो उसके नाम से आधा पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है।
बस नाम से। जैसे यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब पुरुष या प्राणी का बोध करा रहा है। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब होता है अपना, स्वयं या खुद, ठीक है। तो वहां पर निजवाचक, जो चीज अपनी हो, स्वयं की हो, निज हो, अपनी हो, निज मतलब होता है अपना या स्वयं, स्वतः, तो क्या हो जाता है, निज हो जाता है। तो निजवाचक सर्वनाम का मतलब ही हुआ कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक अपने लिए, स्वयं के लिए या स्वतः के लिए करता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। देखिए कौन कौन से होते हैं, आप होता है निजवाचक सर्वनाम, लेकिन वहां पर भाव कैसा आएगा, स्वयं, खुद, स्वतः या अपने आप, ऐसा भाव आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है। यहाँ पर देखिए जैसे मोहन अपने आप खाना बनाता है, यहाँ पर देखिए मोहन क्या है, मोहन क्या है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। एक एक प्रकार से यहाँ समझ जाइए, उसके बाद और भी समझाएंगे सरल तरीके से। देखिए मोहन क्या है, कर्ता कारक है, और खाना खाना बनाने की क्रिया हो रही है, तो खाना कौन बना रहा है, मोहन, और किसके लिए बना रहा है, अपने लिए। यहाँ पर अपने लिए जो खाना बना रहा है अपने आप लिखा है, यहाँ अपने आप ना लिख करके अगर आप स्वयं लिख दें तब भी इसका भाव बदलेगा नहीं, और भी अच्छा लगने लगेगा ये वाक्य। देखिए मोहन स्वयं खाना बनाता है, तो देखिए अगर अपने आप हम हटा दिए और स्वयं लगा दिए तो इसका भाव, इस वाक्य का भाव बिल्कुल नहीं बदला, उल्टा ये भाव जो है, ये वाक्य जो है और भी अच्छा लगने लगा। देखिए जैसे मोहन स्वयं खाना बना, जैसे लिखा है मोहन अपने आप खाना बनाता है, उससे अच्छा अगर हम यहाँ स्वयं लगा कर देख ले तो तुरंत जान जाएंगे निजवाचक सर्वनाम है कि नहीं। अगर उसका भाव बदल गया तो नहीं होगा वो निजवाचक सर्वनाम, लेकिन अगर भाव नहीं बदला तो निजवाचक सर्वनाम होगा। देखिए जैसे मोहन अपने, सॉरी, मोहन स्वयं खाना बनाता है, तो यहाँ पर देखिए स्वयं लगाए तो यहाँ पर इसका भाव नहीं बदला, और भी ये वाक्य अच्छा लगने लगा। तो इसका स्वयं से पता चल रहा है या अपने आप से पता चल रहा है कि वक्ता अपने लिए कुछ कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो कौन सा सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। उसी प्रकार देखिए जैसे बालक अपने आप स्कूल जाता है, तो अपने आप क्या हुआ, बालक क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ, और जा रहा है तो अपने आप ही जा रहा है, तो अपने आप क्या है, अपने आप की जगह आप ये भी लगा सकते हैं बालक स्वयं स्कूल जाता है, तो स्वयं से पता चल रहा है कि अपने लिए प्रयोग कर रहा है, वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, निज अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो गया। आगे देखते हैं, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, निश्चय, निश्चय मतलब जो चीज निश्चित हो, जो चीज निश्चित हो, जो सर्वनाम निश्चित हो, निश्चितता का बोध करे, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जैसे जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के निश्चितता का बोध हो, ज्ञान हो, उसी को हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, तो दो होते हैं, यह और वह। यह और वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए निश्चय, जब कोई सर्वनाम निश्चितता का बोध कराए कि ये चीज निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और वो किससे, किस सर्वनाम शब्द से प्रयोग होगा, बोध कराएगा, तो यह और वह, ठीक है। जैसे यह किताब राजू की है, निश्चित है यह किताब राजू की है, यह शब्द क्या है, निश्चितता का ज्ञान करा रहा है। यह शब्द क्या कर रहा है, निश्चितता का ज्ञान करा रहा है कि कोई किताब है और निश्चित है वो किताब आप देख रहे हैं और आप अच्छे हैं, श्योर हैं, जानते हैं कि वो किताब किसकी है, राजू की है। जब वो किताब राजू की है तो निश्चितता का बोध कौन करा रहा है, यह करा रहा है। यह क्या हो गया, यह निजवाचक सर्वनाम हो गया। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, ऐसे ही आपको क्या दे देगा, एग्जाम्पल, और पूछेगा इसमें बताओ यह कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चितता का बोध करा रहा है। और यहाँ से भी जान जाएंगे कि संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आएगा, संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आएगा वो निश्चितता का बोध कराएगा, इसकी एक अच्छी पहचान है। आगे देखिए, वह लड़की कल भी जाएगी, वह लड़की कल भी जाएगी, निश्चित है वह लड़की कल भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएगी, निश्चित है। निश्चितता का ज्ञान कौन करा रहा है, वह। और उसके बाद आया संज्ञा, तो संज्ञा के पहले जो शब्द आएगा वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आएगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो देखिए हम कितना सीखे आज, इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे जो टॉपिक बचेंगे, जो प्रकार बचेंगे, आगे की क्लास में हम करेंगे। तो कितना सीखे, सर्वनाम जाने,
कि सर्वनाम कहते किसको हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की डिफिनीशन ये तो हो गई फॉर्मल डिफिनीशन। एक डिफिनीशन, एक परिभाषा ये होती है कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है और वाक्य को और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि एक कहानी के माध्यम से हम जाने, उसके बाद हम जाने कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो मूल सर्वनाम के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, मेन जो होते हैं सर्वनाम के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो था रूप या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था व्याकरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 भेद थे। पहला था मौलिक सर्वनाम, दूसरा था यौगिक सर्वनाम। ठीक था, पहला था मौलिक सर्वनाम, दूसरा था यौगिक सर्वनाम। उसके अंतर्गत हम पढ़े मौलिक सर्वनाम 11 होते हैं, यौगिक सर्वनाम बहुत सारे होते हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। उसी प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें पुरुष या स्त्री का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता को कहते हैं, जो वक्ता बोलता है उसको कहते हैं, जो सुनता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, श्रोता को। अन्य जो होते हैं जिसके विषय में कुछ बताया जा रहा हो वो होते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, तीनों पुरुष हम जान गए। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम दूसरा देखें। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः या अपने आप। उसके बाद देखें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की निश्चितता का बोध हो उसे कहते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह, वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम के को कैसे बनाया जाता है इस सबको पढ़ेंगे आगे की क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आप ध्यान से क्लास को देखिए और सीखते रहिए। तब मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, बी पॉजिटिव।